गुड इवनिंग साथियों। हम लोग वापस से जुड़ चुके हैं एक नए क्लास में, एक नए सेशन में। जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हैं सब लोग एक बार ऑल ओके का कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको पता चल सके कि सारा वीडियो साउंड सब कुछ बहुत बढ़िया है और हम लोग एक नए सेशन में नए क्लास की शुरुआत करेंगे। नए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। क्या सभी लोग आ गए? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ऑल ओके, सब कुछ बढ़िया है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए, बहुत दिनों के बाद हम लोग क्लास में जुड़ रहे हैं। तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी, इस वजह से क्लास आपका नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, तो सब कुछ ऑल ओके है, तो हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग। अजीम जी जुड़ गए हैं क्लास में। अजीम जी गुड इवनिंग। फातिमा जी, नीलम जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्लास की शुरुआत करते हैं आज। और अपने क्लास की शुरुआत करने से पहले अपने आराध्य देव को याद करते हैं और वापस से क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ताकि अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को देना था। इन्फॉर्मेशन अभी मतलब वो कहते हैं क्या, उड़ता उड़ता खबर आया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इस तरह से संभावना जताई जा रही है कि TRE 4 में आपको TRE 4 जो होने वाला है, जिसका प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, TRE 4 जिसका हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें BPSC बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। बदलाव ये है कि अब तक ये क्लास होना था, मतलब एग्ज़ाम होना था, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब इसको 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी चल रही है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि आपको PT और दूसरा मेंस भी दिया जाएगा। ये कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम लोग सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, सर भी पूरा मेहनत कर रहे हैं इस बात पे, लेकिन आपको दिखा होगा अलग अलग चैनल पे, अलग अलग टीचर के द्वारा इस तरह की चर्चा की जा रही है कि TRE 4 का जो एग्जाम होना है वो 2 चरणों में एग्जाम होगा। खैर, हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चूंकि हम लोग आयोग को बहुत करीब से देखते आ रहे हैं, उनके क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं। अगर इस तरह का कोई बात होता भी है तो हमारा जो पढ़ा हुआ कंटेंट है या बना हुआ कंटेंट है, उसी पर हमको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा अगर कुछ सिलेबस में बदलाव होगा, चूंकि ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, तो हम लोग अभी उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये बताने का ये उद्देश्य जरूर है कि अपना कमर आपको कसना है और आपको एक बहुत ही मजबूती से अपने तैयारी को रखना है कि ऐसे चलते फिरते तैयारी करने से ये संभव नहीं है। चूंकि जैसे ही मेंस होगा तो आपके क्वेश्चन का लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जो हम बार बार आपको कहते आ रहे थे कि 1 लाइनर क्वेश्चन जो आप लोग देखते हैं और कहते हैं कि इतना कहानी, इतना डाटा का क्या जरूरत है, तो वो इसी बात से आपको समझना है कि 1 लाइनर, यहाँ पे आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, PT में आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जैसे ही मेंस में आप जाइएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब होता है बिना कॉन्सेप्ट सीखे आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, ठीक है, तो ये यहाँ तक की बात आप लोगों को के समझ में आ गया होगा। और उसके आगे अब हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे, कुछ कमेंट आप लोग कर रहे हैं और लोग के तक ही अभी तक चल रहा है। ठीक है, कंपटीशन और टफ हो गया। हाँ, कंपटीशन और टफ हो गया, बहुत टफ कंपटीशन हो गया है, तो टेंशन नहीं लेना है, हमको तैयारी भी उसी हिसाब से करना है। ठीक है, माइंड सेट करके रखिए, अपने आप को तैयार करके रखिए और इस तरह से मेहनत कीजिए कि आने वाला समय क्या हो कि कितना भी परिस्थिति बदले तो TRE 4 में चूकना नहीं है चौहान। इस तरह से हम लोग, मनीषा यादव जी गुड इवनिंग। ठीक है, तो अपने तैयारी को क्या करना है, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मजबूत रखना है। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं अपने विषय वस्तु पर। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोग का जो चरण था, मतलब कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की सारी चीजें हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग एक चीज पढ़े थे, वो चीज क्या था? हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे क्या? हाँ, हम लोग 1885 से लेकर के 1905 के समय को कुछ नाम दिए थे। 40 मिनट समय है। और नाम क्या दिए थे हम इसका? उदारवादी चरण। क्या नाम दिए थे? उदारवादी चरण। अब इसी में क्या हुआ कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। और सारा कहानी कहां से शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है, कांग्रेस से। तो कांग्रेस की स्थापना के साथ ही कांग्रेस क्या होता है? दो वर्गों में बंट जाता है। ठीक है, और ये अचानक से क्या ये दो वर्गों में अचानक से बंटता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो चरण है कांग्रेस की स्थापना, ये चीज आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सर आप सीधे आए हैं उदारवादी चरण पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो आप, और ये 1885 में इसका स्थापना हुआ था। A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम ने किया था। W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ये सब जो चीजें हैं ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे? जब कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ेंगे, सीधा 1885 से लेके और एक बार 1947 तक लगातार पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ये अधिवेशन का जिस दिन क्लास हम लोगों का होगा, क्योंकि इसको हम लोग कितने चरणों में बांट के पढ़े, कुछ बातें आपको समझाते हैं पहले कि किस तरह से हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम लोग किस तरह से इस चीजों को करते हैं। तो आइए पहले हम लोग वो देखते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने देखा था ये स्लाइड, पहले भी आप देखे होंगे। और इस स्लाइड में क्या है कि कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की धाराएं। तो यहां पे हम लोग क्या देखे? यहां पे हम लोगों ने देखा कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की जब स्थापना होती है, इसको हिंदी में लिखते हैं। यहां पे कांग्रेस की स्थापना होती है, और कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। अब यहां से कांग्रेस दो भागों में बंटता है, लेकिन क्या अचानक बंट जाता है? तो नहीं। सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व में जो धाराएं आती है वो आती है उदारवादी धारा 1885 से लेकर के 1909 तक का। उसके बाद ये जो चरण है, ये किस तरह का चरण था? तो उदारवादी चरण का मतलब क्या हुआ कि उदारवादी लोग इस तरह से कार्य करते थे, मांग पर उनका जो आस्था था वो पूरा का पूरा आस्था किसमें था? अंग्रेजों के शासन पद्धति में उनका आस्था था। ठीक है, तो और उनके अंदर जो था वो बिल्कुल भी संघर्ष की नीति उनके अंदर नहीं थी। मतलब वो विरोध नहीं करते थे, बल्कि संवैधानिक तरीकों से उसको एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, संवैधानिक सुधार चाहते थे। उसके बाद देखा गया कि इस चरण के जो लोग हैं ये बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रभाव जब नहीं डाल पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को वो नहीं कर पाते हैं, तब क्या हुआ कि उनके द्वारा जो किया गया चीजें वो थोड़ा सा अपडेट हुआ। अपडेट हर चीज में आप देखते हैं कि अपडेट होता है। क्या होता है? अपडेट। और अपडेट किस प्रकार का अपडेट? तो यहां जो मध्यम विरोध दिखाया जा रहा था, उस विरोध को थोड़ा और गति दिया गया, और उसी गति को, वो जो गति बढ़ा, वह गति क्या कहलाया? नव राष्ट्रवाद कहलाया, या उसी को हम लोग उग्र राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं, या गरम दल के नाम से जानते हैं, जो 1919 से लेकर के, सॉरी यहां पे 1909 से लेकर के 1909 से लेकर के
1885 से 1905 क्या हो गया, हाँ 1885 से लेके 1905 और 1905 से लेकर के 1919 और उसके बाद गांधी युग कहां से कहां तक, तो 1919 से लेकर के 1947 तक की कहानी को बताता है। तो हम लोग सबसे पहले उदारवादी युग के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या चीजें थी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये उदारवादी चरण, फिर पढ़ेंगे नव राष्ट्रवाद का चरण, और उसके बाद पढ़ेंगे ये क्रांतिकारी धारा जो कब से कब तक था। तो ये चला था 1915 से लेकर के 1924 तक, और फिर 1924 से लेकर के 1947 तक की कहानी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले आज का जो हमारा क्लास है वो क्या है, उदारवादी युग पर आधारित है। मतलब हमारा क्लास किस पे बेस्ड है, तो किस पे, उदारवादी चरण पे। उदारवादी चरण में क्या क्या हुआ, तो उदारवादी चरण किनको कहा गया, किस कैसे विचारधारा को उदारवादी चरण कहा गया, हम उस पर बात करते हैं। उदारवादी किनको कहा गया, तो वो जो संविधान में विश्वास रखते थे, क्या रखते थे, संविधान में विश्वास रखते थे। और किस तरह से विश्वास रखते थे, तो वो मानते थे कि अंग्रेजों के द्वारा, इस काल के जो लोग थे, पिछली क्लास में हम बताए थे आपको कि इस काल में जो लोग थे वो कौन कौन थे, तो लाल बाल पाल किस में थे, नव राष्ट्रवादी युग में थे। इसमें दादा भाई नौरोजी, उसके बाद बदरुद्दीन तैयबजी, रामकृष्ण गोपाल, हाँ गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। तो ये उदारवादी चरण के नेता थे। अब इसमें इनका जो कार्य पद्धति था, वो कार्य पद्धति एक तरह से संवैधानिक विचारधारा के ऊपर था। इसी काल की एक कार्य पद्धति है जिसको हम लोग ट्रिपल-P मॉडल के नाम से जानते हैं। इस काल की जो पद्धति है उसको ट्रिपल-P मॉडल के नाम से जानते हैं। और वो मॉडल क्या है, तो ये है सबसे पहले प्रार्थना, उसके बाद है पत्र, और उसके बाद क्या है, प्रार्थना, पत्र और प्रतिवेदन। अब ये प्रार्थना पत्र क्या है, ये प्रार्थना करते थे, मतलब रिक्वेस्ट अंग्रेजों तक पहुंचाते थे, और पूरी व्यवस्था को ये क्या चाहते थे, बदलना चाहते थे। कि अगर इनका मानना ये था कि अगर हम भारतीयों की जो स्थिति है उस स्थिति को अगर हम पहुंचा दें अंग्रेजों तक, तो अंग्रेज इस बात को समझेंगे और इस स्थिति में बदलाव करेंगे। इस पत्र को एक और पत्र के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अश्मार पत्र। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अश्मार पत्र के नाम से जानते हैं। अश्मार पत्र का मतलब क्या होता है, अश्मार पत्र ये होता है एक तरह से स्मरण पत्र, मतलब कोई एक निवेदन जो पहले किया जा चुका है और जैसे किया गया है, मतलब ये तो सारा निवेदन किससे किया जा रहा था, ब्रिटिशर्स से भी किया जा रहा था। तो वो अगर इस चीज को भूल गए हैं तो वापस से दोबारा उनको क्या करना, याद दिलवाना पत्र के माध्यम से। वह पत्र दोबारा जो पत्र दिया जाता था वो स्मार पत्र के नाम से जाना जाता था। फिर वापस से प्रतिवेदन किया जाता था। तो ये उनकी क्या थी, एक कार्य पद्धति थी। इस तरह से वो कार्य करते थे। इसके साथ साथ इनका विचारधारा क्या था, मतलब कार्य पद्धति के तरीके और कौन से तरीके थे, तो इनके तरीके थे कि ये बिल्कुल भी इस मामले में नहीं पड़ते थे जो बाद के लोग आए और धरना प्रदर्शन और अन्य चीजों जो किए उसमें वो नहीं पढ़ना चाहते थे। इसको अगर आज के संदर्भ में हम लोग समझने का कोशिश करें तो आज जो धरना प्रदर्शन होता है या विद्रोह मतलब आंदोलन होता है, तो उसमें क्या कभी भी आप किसी संपन्न वर्ग के या किसी बड़े उच्च वर्ग के लोगों को सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हुए देखते हैं? नहीं। ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, मीडिया बाइट देते हैं और चले जाते हैं। ऐसी ही परिस्थिति उस वक्त पे थी जब ये जो चरण है ये 1885 से लेकर 1905 का जो काल है, इसमें कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले जो लोग थे, कांग्रेस के साथ जो जुड़ने वाले लोग थे वो ज्यादातर लोग क्या थे, जमींदार थे। ज्यादातर लोग क्या थे, जमींदार थे। उसके बाद संपन्न परिवार के लोग थे। ज्यादातर लोग क्या थे, संपन्न परिवार के लोग थे। उसके साथ क्या थे,
ऊंचे घराने या पढ़े लिखे या शिक्षित वर्ग कह सकते हैं, चूंकि शिक्षित वर्ग ही था तो शिक्षित वर्ग के लोग थे, शिक्षित वर्ग के शिक्षित वर्ग था। तो ये लोग क्या नहीं करते, ये लोग धरना प्रदर्शन करने नहीं जाया करते थे। ठीक है, प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? प्रतिवेदन का मतलब होता है जैसे जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एक प्रार्थना हुआ, प्रार्थना कर रहे हैं और उसी को हम लिखित फॉर्म में जब सबमिट करते हैं या संवैधानिक तरीकों को मानते हैं, संविधान के दायरे में रह के और उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं या अपना वो ज्ञापन सौंपते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिवेदन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शिक्षित वर्ग के लोग इसमें थे, तो ये लोग कभी भी क्या नहीं चाहते थे, तो ये लोग ये नहीं चाहते थे कि हम लोग क्या करें, संघर्ष करें या आंदोलन में सड़कों पर जाकर के अंग्रेजों का विरोध करें। तो ये कैसी नीति को अपनाते थे? तो इनके द्वारा जो नीति अपनाया जाता था वो क्या कहलाता था? इनके द्वारा जो नीति अपनाया गया वह नीति किस नाम से जाना गया? तो ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो इसको एक नाम दिया गया रक्त विहीन। रक्त विहीन, रक्त विहीन, रक्त विहीन राजनीति ये लोग करते थे, रक्त विहीन राजनीति करते थे, रक्त विहीन राजनीति। ठीक है, अब जब रक्त विहीन राजनीति ये लोग करने लगे, पहला ये ट्रिपल मॉडल आप समझ गए, तीसरा क्या था, रक्त विहीन राजनीति करते थे, और चौथा क्या था कि ये लोग एक किस बात पे चर्चा करते थे, तो रक्त विहीन राजनीति हो गया, और फिर इनका जो व्यवस्था था वो व्यवस्था किस पर था, संवैधानिक विचार, संवैधानिक दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रहना, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि संविधान में इनको या फिर अंग्रेजों के न्यायप्रियता पर, मतलब इनको यह भरोसा था, न्यायप्रियता पर विश्वास, मतलब इनको यह भरोसा था कि जो भी बातें हम लोग अंग्रेज तक पहुंचा रहे हैं, अगर ये बातें उनको हम लोग समझाने में कामयाब हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो स्थिति है, हमारी जो मतलब भारतीय लोगों की जो स्थिति है उस स्थिति में अपने आप सुधार आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ उनकी क्या थी, कार्य पद्धति थी। ठीक है, इस पूरे विचारधारा को वो मान करके क्या करते थे, अपने विचार को आगे बढ़ाते थे। ठीक है, चलिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो आप बताइए। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदारवादी लोग की सोच थी ना ये, हाँ, ये उदारवादी लोग का ये कार्य पद्धति था, काम करने का तरीका था। क्या तो पहला चीज क्या था, सोच उनका क्या था, संवैधानिक विचार कि संविधान के माध्यम से हम कर सकते थे। ठीक है, और जो कार्य करते थे, कार्य पद्धति क्या था, तो प्रार्थना करना, पत्र लिखना, प्रतिवेदन देना। ठीक है, और उनकी जो सोच थी वो क्या थी, अंग्रेज न्यायप्रिय हैं या फिर अंग्रेजों के न्यायप्रियता पर उनका विश्वास पूरा का पूरा था, तभी वो प्रार्थना पत्र और प्रतिवेदन के माध्यम से, अगर वो नहीं सुनते थे तो स्मार पत्र यानी कि दोबारा पत्र लिख करके उनको इस चीजों का याद दिलवाया जाता था। अब ये सारी कार्य पद्धति अपनाई गई, तो कार्य पद्धति अगर अपनाई जाती है तो कुछ ना कुछ डिमांड भी होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, डिमांड होगा। तो उस डिमांड के बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो कार्य पद्धति तो हम यहाँ पे बता दिए आपको, अब हम लोग उसका डिमांड देखते हैं कि डिमांड क्या क्या था। तो कार्य पद्धति में हम लोग क्या क्या देखे, 4-5 पॉइंट देखे हैं। कार्य पद्धति में क्या क्या देखे हैं, 4-5 पॉइंट देखे हैं। वो 4-5 पॉइंट क्या क्या था, तो सबसे पहला क्या देखे थे हम लोग, संवैधानिक सुधार। क्या देखे थे, संवैधानिक सुधार।
पीछे लिख ही दिए, फिर भी हम लिख देते हैं। पहला क्या था? संवैधानिक सुधार। अरे यार, संवैधानिक सुधार वो। उसके बाद क्या था? संघर्ष की राजनीति में उनका विश्वास नहीं था। संघर्ष की राजनीति में विश्वास नहीं, था। ठीक है। उसके बाद और क्या हम लोग देखे थे? ट्रिपल पी मॉडल पर ये लोग कार्य करते थे। ट्रिपल पी मॉडल क्या था? प्रार्थना था, उसके बाद पत्र था, उसके बाद क्या था? प्रतिवेदन था। ठीक है, प्रतिवेदन था। और भी कोई चीज था? और भी क्या क्या लिखे थे? मांग में रक्त विहीन राजनीति, उसी को कहते हैं। ठीक है। और इसमें ज्यादातर लोग क्या थे? ज्यादातर लोग जमींदार वर्ग से थे। जमींदार, इसको अलग से हाईलाइट करके लिख देते हैं। जमींदार वर्ग या फिर संपन्न वर्ग के लोग थे। इस वजह से ये लोग किस नीति में विश्वास रखते थे? इस वजह से ये लोग किस नीति में विश्वास रखते थे? इस वजह से ये लोग संघर्ष की राजनीति में विश्वास नहीं रखते थे। तो किस में विश्वास रखते थे? रक्तहीन राजनीति में। ये ऐसा ही शब्द आपसे पूछा जाएगा, रक्तहीन राजनीति में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन में आपको इसी तरह का वर्ड आएगा, रक्तविहीन राजनीति में विश्वास इनका था। ठीक है। अब उसके बाद अगला जो मांग था, सबसे पहले ये मांग क्या करते थे? तो मांग जो इनका था, गुड इवनिंग सर, आज क्लास था पता नहीं चला है पबीता जी। कोई बात नहीं, अब आपका अब आ गए हैं तो बाकी का क्लास पीछे से देख लीजिएगा। अभी आप यहां से क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो मांग अभी आप समझ गए कि ये किस तरह से मांग करना चाहते थे, सुधार किस तरह से करना चाहते थे। तो सुधार ये करना चाहते थे संवैधानिक तरीके से। तो पहला मांग क्या है कि सुधार कैसा होना चाहिए? संवैधानिक सुधार होना चाहिए। संवैधानिक सुधार होना चाहिए। संवैधानिक सुधार होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनका जो विश्वास था वो क्या था? न्यायप्रियता पे था। उसके बाद इनकी मांग थी कि विधानसभा का विस्तार की, विधानसभा की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। विधानसभा की संख्या क्या होनी चाहिए? बढ़ाई जानी चाहिए। विधानसभा की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और संख्या अगर बढ़ाया जाना चाहिए तो किधर बढ़ाया जाना चाहिए? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ साथ पंजाब में भी क्या हो कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, विधानसभा को लागू किया जाए। उसके बाद जो प्रमुख मांग था वो था सैन्य खर्च में कमी। सैन्य खर्च में कमी, और कमी कितना हो? तो कम से कम कमी हो 50% का, 50% का सैन्य खर्च में कमी हो। ये कुछ प्रमुख मांगे थी जिन मांगों को लेकर के ये सारे लोग क्या करते थे? कार्य करते थे। ठीक है। अंग्रेज को ये लोग सपोर्ट करते थे। हाँ, बस यही बात। अब इसकी जो आलोचना पढ़ेंगे तो आलोचना में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन किसको सपोर्ट करता था। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख मांगे थी, ये उनकी कार्य पद्धति थी, विचार था। ठीक है। इस तरह से चीजें क्या हो रही थी? चल रही थी। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे का कहानी क्या है। तो मांग समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत मांग समझने में? अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी आप बात किए किसका? आलोचना का। अभी आप किसका बात किए हैं कि ये लोग क्या अंग्रेज को सपोर्ट करते थे? ये लोग क्या करते थे? अंग्रेज को सपोर्ट करते थे। तो
उदारवादी जो चरण है, इस चरण में हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें क्या है कि भारत को स्वतंत्र करने की भावना उदारवादियों की बिल्कुल नहीं थी। या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो इस कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाए, या वो इस लेवल पे नहीं सोच पाए कि हम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करा सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उनके दिमाग में ये चीजें नहीं आई, या फिर वो खुद को मानते ही नहीं थे कि हम गुलाम हैं। वो एक संवैधानिक व्यवस्था देखते थे और उस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने आप को, अपने देश को, अपने लोगों को अधिकार दिलवाना चाहते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आलोचना के सेगमेंट में। ये आलोचना यहां पे होगा, ठीक है, ये उसको वहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आलोचना में क्या था कि उदारवादी काल में क्या लिखेंगे हम लोग? उदारवादी काल जो कहां से कहां तक है, 1885 से लेकर के 1905 तक, इस काल के अंतर्गत क्या नहीं हुआ? तो भारत को स्वतंत्र करने की भावना नहीं थी। स्वतंत्र करने की भावना अंग्रेजों की नहीं थी। स्वतंत्र करने की भावना उदारवादियों की नहीं थी, उदारवादियों की नहीं थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये लोग क्या करते थे कि अंग्रेज का विरोध तो करते थे, लेकिन वो किस तरह से करते थे? पत्रों के माध्यम से, मतलब हाँ मालिक मानना है तो मान जाइए, ना तो कोई बात नहीं, इस तरह के क्या था, बात चल रहा था। लेकिन इसमें कंप्लीट रूप से किसी के अंदर ये भावना नहीं था कि हम भारत को क्या करें, स्वतंत्र करा ले, क्योंकि जो संविधान बनाया गया था उसी संविधान के अंतर्गत रह के ये लोग क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की कहानी कुछ इस तरह से चलती है कि अब मांग तो हो गया, आलोचना हम लोग देख लिए, अब क्या देखना है कि उपलब्धि क्या हुआ। तो उपलब्धि ये हुआ कि जो हम लोग यहां पर देखे हैं कि विधानसभा क्या होना चाहिए, विधानसभा का मांग किया गया। तो पूरा मांग तो नहीं माना गया, पूरा मांग जैसे सैन्य खर्च में कमी, ये बिल्कुल नहीं किया गया। एक और मांग यहाँ पे था, वो भी यहीं पे लिख देते हैं। वो मांग किया गया था स्थानीय, वो जो मांग किया गया था वो मांग क्या था, वो अस्थाई बंदोबस्त। आपको याद है, आप लोग पढ़े थे अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त आप लोग पढ़े थे, बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, अस्थाई बंदोबस्त में ज्यादातर अस्थाई बंदोबस्त को ये लोग ज्यादा क्षेत्रों में लागू कराना चाहते थे, और ऐसा इसलिए लागू कराना चाहते थे क्योंकि आपको पता है कि अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, जमींदार ही जमीन का मालिक हुआ करता था। और कांग्रेस के शुरुआती दौर यानी कि 1885 से 1905 के बीच का जो टाइम है, उसमें ज्यादातर जमींदार ही कांग्रेस से जुड़ने का काम किए थे। तो जब वो जुड़ने का काम किए थे तो वो भी अपना हित देखना चाहते थे। तो वो अस्थाई एक मांग ये भी था कि अस्थाई बंदोबस्त को और ज्यादा बड़ा किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इनकी जो उपलब्धि रही, उपलब्धि का मतलब क्या है कि इतना सारा जो व्यवस्था इन्होंने किया, इस व्यवस्था से उनको क्या प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले एक विधानसभा का अधिनियम पारित होता है वर्ष 1892 का। तो पहला उपलब्धि इनको क्या मिला कि विधानसभा अधिनियम पारित हुआ, विधानसभा का अधिनियम पारित हुआ। और वो अधिनियम कौन सा था, तो 1892 का अधिनियम था। अधिनियम कितना, 1892 का। इसके माध्यम से कुछ क्या किया गया, 1892 का अधिनियम बताया गया। फिर जो इनका मांग था, एक अन्य मांग और था, विधानसभा वाला मांग पूरा हो गया। उसके बाद ये लोग जो बोले थे कि सैन्य खर्च में कमी करने के लिए, तो सैन्य खर्च में कमी न करके क्या किया गया कि यहाँ पे जो उपलब्धि थी, यहाँ पे एक डिमांड ये इन लोगों ने ये भी रखा था सैन्य खर्च के साथ साथ, कि सैनिकों का भारतीयकरण किया जाना चाहिए। सैनिकों का क्या किया जाना चाहिए, भारतीयकरण। सैनिकों का भारतीयकरण। भारतीयकरण से मतलब क्या है,
भारतीयकरण से मतलब क्या है, या इसको हम लोग सिविल सेवक भी कह सकते हैं। सिविल सेवा, सिविल सेवा का क्या किया जाना चाहिए, भारतीयकरण किया जाना चाहिए। मतलब सिविल सेवा में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों का भर्ती किया जाना चाहिए। तो इनमें से कोई भी चीज क्या हुआ, माना नहीं गया था। ठीक है, तो विधानसभा अधिनियम 1892 पारित किया गया, और उसी के साथ साथ इन लोगों की जो सैन्य से संबंधित जितनी भी मांगे थी वो तो नहीं मांगा गया, लेकिन वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में क्या किया गया, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में क्या किया गया, परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, बढ़ाई गई। अब वायसराय, किसी को समझने में दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, सिविल सेवा में भर्ती ज्यादा किया जाना चाहिए, ये डिमांड था, लेकिन यह डिमांड उनका फुलफिल नहीं हो पाया। वायसराय आप लोगों को पहले समझ में आ जाना चाहिए कि वायसराय क्या होता है। वायसराय एक प्रकार का पद है। वायसराय से पहले भारत में जो पद हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया 1858 का अधिनियम, जिसके तहत दो व्यवस्था किया गया था। पहला व्यवस्था क्या किया गया था कि भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था उसको खत्म कर दिया गया, और इसके जगह पर एक नया पद लाया गया जिसको क्या कहा गया, भारत का वायसराय कहा गया। जो गवर्नर जनरल पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिपोर्ट किया करती थी, वो उसी के जगह पर जब वायसराय का पद आया तो वो किसको रिपोर्ट करने लगा, वो रिपोर्ट करने लगा सीधे सीधे महारानी को, यानी कि वो अब महारानी को रिपोर्ट करेगा यहां से, कहां से, भारत से। अब वायसराय को इतना बड़ा जो शासन व्यवस्था था उसको चलाने के लिए क्या किया गया, उसको चलाने के लिए उसने, एक नए पेज ले लेते हैं, तो अगर यहाँ वायसराय है तो वायसराय इतना बड़ा राज्य शासन व्यवस्था को कैसे चलाएगा, तो इसलिए इसमें क्या किया गया, इसके कुछ इस तरह से मेंबर बनाए गए, और ये इसका क्या बना, कार्यकारिणी परिषद, जिसमें कि बहुत सारे लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो ये ऊपर में क्या हो गया, वायसराय हो गया, और वायसराय के साथ साथ एक सचिव का भी पद आया था यहाँ पे 1858 के अधिनियम के तहत सचिव का भी पद आया था, और ये सारे लोग मिलके ये इसका क्या है, कार्यकारिणी परिषद है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसी में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई थी, क्योंकि जब कभी भी इसमें भारतीयों की अगर संख्या ज्यादा होगी तो किसी भी मुद्दा पर वोटिंग जब होगा तो वो भारतवासी भारत के हित की का बात सोचेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि उपलब्धि क्या क्या रहा। तो वायसराय के कार्यकारिणी सदस्यों की परिषद की संख्या को क्या किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, ठीक, मतलब इसमें हेड वायसराय है, मतलब इसमें हेड वायसराय है, हाँ बिल्कुल सही बात। चलिए, अब इस काल की उपलब्धि क्या थी, तो इसी काल में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा जो है क्या किया गया था कि समाचार पत्रों को बहुत ज्यादा दबाया गया था। तो समाचार पत्रों का विकास हम लोग इस क्रम में देखेंगे, पत्रों का विकास बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि उपलब्धि और क्या रहा कि कांग्रेस जैसी संस्था को क्या मिला, अस्थायित्व मिला। कांग्रेस जैसी संस्था को अस्थायित्व का प्राप्ति हुआ, अस्थायित्व का प्राप्ति हुआ। इसके अस्थायित्व से मतलब क्या है कि कांग्रेस कोई भी ऐसी संस्था अंग्रेज बनने नहीं देना चाहता था जिस वजह से उसके खुद के शासन पर, उसके खुद के व्यवस्था पर क्या पड़े, गहरा प्रभाव पड़े। ठीक है, तो इस वजह से कोई बड़ी संस्था नहीं बन पा रही थी।
लेकिन जब हम जब कांग्रेस को पढ़ेंगे, शुरू अधिनियम से जब स्टार्ट करेंगे कांग्रेस के बारे में पढ़ना, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज किस उद्देश्य के साथ, किस कॉन्सेप्ट के साथ कांग्रेस की स्थापना को होने दिया था। ठीक है, तो इस तरह की बात हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। उसके बाद क्या, चलिए ठीक है, तो ये समाचार पत्रों का विकास हो गया, कांग्रेस को अस्थायित्व मिल गया। और भी कुछ बात है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। हाँ, आलोचना में समझ गए। आलोचना में क्या है, भारत को स्वतंत्र करने की भावना उदारवादियों की नहीं थी। कैसी थी कि वो कभी इस तरह से सोचे ही नहीं। अब हम लोग इसी को क्या करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग रीडिंग के फॉर्मेट में देखेंगे। यहां तक की बातें आपको समझ में आई? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आई। कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग देखेंगे किसमें, तो वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई? कहीं पे कोई समस्या है, कोई दुख तकलीफ दर्द समस्या, तो आप एक बार कमेंट करके बताइए। क्लास में उपस्थित हैं बहुत सारे लोग। यस सर, समझ में आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए जल्दी फटाफट बताइए, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ और चीजें हैं जो फटाफट हम लोगों को देखने हैं। चलिए चलिए सब कुछ बढ़िया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। देखिए क्या है कि सिर्फ अगर आप बैठ के राम कहानी सुन रहे हैं, तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, जब तक क्लास में आप इन्वॉल्व नहीं होइएगा चीज़ों को नहीं सीखिएगा। जितना बात हम आपको पढ़ाए हैं वो सारा बात आपको यहाँ पे पीडीएफ में लिखा हुआ है। अब आपका काम ये है कि हम एक बार हाईलाइट थोड़ा बहुत कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको 2 बार 4 बार पढ़ करके इसको समझें। और इसमें अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप क्या करें, हमसे अगले क्लास में पूछने का कार्य करें। ठीक है, पविता जी समझ गए सर। नीलम जी यस सर यस सर यस सर। चलिए बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह से आपका जो है कंपटीशन टफ होते जा रहा है, इस बात को आप लोग समझिएगा। ठीक है, टेक्स्ट लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा अभी नहीं दिख रहा है। संता का अर्थ क्या होता है? संता, अनीता कुमारी जी, संता क्या होता है? शायद आप कुछ और लिखना चाह रही हैं। संथा इस तरह का चीज हमने कहीं लिखा है क्या? आप एक बार और टाइप करें। अनीता जी क्या लिखा हुआ, क्या आप पूछना चाह रही हैं? ठीक है, तब तक हम लोग यहां पे देखते हैं विचारधारा और कार्य पद्धति। तो उदारवादियों के चरण में कांग्रेस की नेताओं का ब्रिटिश राष्ट्र की आधारभूत न्यायप्रियता थी। मतलब ब्रिटिश राष्ट्र की आधारभूत न्यायप्रियता में वो विश्वास रखते थे। ठीक है, उसके अलावा हाँ, इस बात को एक बार याद रखिएगा कि 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की, ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी। मतलब ब्रिटेन वासियों के द्वारा, ब्रिटेन में 1889 में विदेशी संस्था जो कांग्रेस का ही एक अंग था उसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद उदारवादी स्वतंत्रता के लिए रक्तहीन, यहाँ पे हम आपको बताया रक्तहीन शांतिपूर्ण संघर्ष में आस्था रखते थे। उनका विश्वास था कि अभी भी भारतीय जनता सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी है, इसलिए उसे राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी जानी चाहिए। तो आपको हम ये बताए हैं, क्या बताए हैं कि शुरुआत के समय में सिर्फ कांग्रेस से कौन कौन जुड़ने का काम किया था? तो सिर्फ जमींदार लोग जुड़ने का काम किया था, जमींदार या फिर संपन्न लोग जुड़ने का काम किया था। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद 1905 में क्या होता है? तो 1905 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है जिसको हम लोग बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। बंगाल विभाजन की घटना घटती है कब? 1905 में। ठीक है, और इसके वजह से भी स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति
शिक्षित व्यक्ति भारतीय जनता के स्वाभाविक नेता हैं और यह भी वे राजनीतिक अधिकार संपूर्ण भारतीय जनसंख्या के लिए अर्थ नहीं रखते वरन हिस्से के लिए अर्थ रखते हैं। मतलब कुल मिला के बात इतना है कि 1905 का जब हम लोग 1905 का बंटवारा जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि 1905 का बंटवारा अंग्रेज किस उद्देश्य से किया था, दुनिया को कौन सा उद्देश्य बताया था, और यहीं से स्वराज स्वदेशी जैसे विचारधारा पनपी और वहीं से एक नया युग का शुरुआत होता है जिसे हम लोग नव राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो इसको आप लोग एक बार रीडिंग दे लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका, इस चरण में कांग्रेस की कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला चीज क्या है, राजनीतिक बल किन बातों पर दिया गया था, तो आंदोलन के माध्यम से नहीं अपितु प्रार्थना। ये ट्रिपल पी का मॉडल याद रखिएगा, स्टेटमेंट ट्रिपल पी का मॉडल हमेशा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि ट्रिपल पी का जो मॉडल है इससे स्टेटमेंट में सवाल आता है, प्रार्थना, प्रतिवेदन और पत्र। तो स्मरण पत्र याद दिलाने के लिए स्मरण पत्र होता है, प्रतिवेदन जो एक हम लोग ज्ञापन सौंपते हैं वो, और एक प्रार्थना, ठीक है, उसके माध्यम से करते थे। कांग्रेस ब्रिटेन विच्छेद इच्छुक नहीं थे और क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संबंध भारत के हित में है और नेताओं का बल भारत में महज अन ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के ऊपर था। मतलब ये लोग अन ब्रिटिश शासन, मतलब अंग्रेजों को ये भगाना यहां से नहीं चाहते थे। उदारवादी नेताओं पर बर्क, जेम्स मिल जैसे ब्रिटिश विचारकों का, उदारवादी नेता जो थे, जो उन पर जो ब्रिटिश विचारक थे, जो शांति प्रियता थे, जो संविधान के उल्लंघन को बिल्कुल नहीं स्वीकारते थे, उनके विचारों का क्या था, असर था, ठीक है। उनका प्रयास उनका प्रयास क्या था, ये चीज समझिए, ब्रिटिश जनमत को भारतीय समस्याओं से अवगत कराना था, भारतीय समस्याओं से अवगत कराना था, ना कि भारत से ब्रिटिशर्स को भगाना था। तो स्टेटमेंट में यही सवाल आता है कि उदारवादी चरण में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उदारवादी चरण में क्या यह उद्देश्य था कि भारत से अंग्रेजों को हटाया जाए या नहीं था। सीधे लिखा रहेगा उदारवादी चरण में लोगों ने अंग्रेजों को भारत से भगाने का या हटाने का प्रयास किया लेकिन विफल रहे। तो आपको क्या लगेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो पूरा स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि लोग वहां से अंग्रेजों को हटाना ही नहीं चाह रहे थे। यह स्टेटमेंट देखने में गलत लग रहा है, सही लग रहा है कि हाँ उस समय तो विफल हो गए थे, अंग्रेज तो नहीं हटा था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं पता है कि वो विफल तो हुए लेकिन वो हटाना नहीं चाह रहे थे, तो स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद उदारवादी चरण की सारी बातें हम लोग पढ़ लिए। अब उसके जो नेता थे इसका नाम आपको याद रखना है। नाम कैसे याद रखना है, तो शुरुआत के 1885 से लेकर के 1885 से लेकर के और 1905 तक जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ज्यादातर नाम सिर्फ इसी से पूछे जाएंगे। ज्यादातर नाम किससे पूछे जाएंगे, 1885 से 1905 के दरमियान जितने भी लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं या इसके दरमियान जो आंदोलन हुआ है उन आंदोलन को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं उन लोगों को ही ऑप्शन में उन्हीं का नाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस क्रम में कौन कौन नेता थे, तो कुछ नाम आपको याद रखने हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, जैसे क्या हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, WC बनर्जी हो गए, WC बनर्जी हो गए, जो कौन है, तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष यही है। P आनंद चार्लू है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले को ही क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जी के गुरु के नाम से ये जाने जाते हैं। महात्मा गांधी जी के क्या हैं, गुरु के तौर पर इनको जाना जाता है। फिरोज शाह मेहता, D.E. वाचा, दिनसा वाचा इनको कहा जाता है, पूरा नाम है दिनसा वाचा। तो ये पूरी कहानी किसकी थी, ये पूरी की पूरी कहानी आपको उदारवादी चरण का था। उदारवादी चरण अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। संस्था, मैडम आपको संस्था नहीं पता, कांग्रेस एक संस्था है।
संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जो भारतीयों के हित के लिए कार्य करती है। जैसे अभी एक संस्था है बीजेपी, वो भी पार्टी है, वो भी एक संस्था है। टीच एक्स्ट्रा, ये भी एक क्या है, संस्था है। टीच एक्स्ट्रा एक संस्था है, ठीक है, उसको संस्था कहते हैं। कांग्रेस जैसी संस्था, उससे पहले बहुत सारी संस्थाएं बनी थी, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी हमने पढ़ा था, 1838 में उसका स्थापना हुआ था। फिर उसी तरह से लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ऐसे बहुत सारे संस्थानों की स्थापना हुई थी। संस्था जस्ट लाइक इंस्टीट्यूट, कंपनी। वेरी गुड। फर्स्ट अध्यक्ष बनर्जी, WC बनर्जी पविता जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर चर्चा चल रहा है कि पीटी मेंस होगा तो मतलब होगा। हम 100% नहीं कह सकते, कहीं पर बिना धुआं के, वो क्या कहते हैं, बिना आग का धुआं नहीं निकलता है। तो आप मान के चलिए कि फातिमा परवीन जी, यस सर, मान के चलिए कि वो होगा। और ये सवाल स्टेटमेंट पीटी मेंस में डरना बस इतना है कि आपको डरना तो पहले है नहीं, और डरना भी है तो इस बात के कि आज का जो मेहनत है वो अब ये लंबा प्रोसेस चला गया, अब आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल गया, ठीक है। आपको मेहनत करना है और मेहनत करके क्या करना है, अपना सीट लेना है। और वो कैसे मेहनत होगा, तो कॉन्सेप्ट आधारित चीज़ों को आपको सीखना होगा। अगर वो सिंगल डे का एग्जाम होता है, 1 लाइनर में काम तमाम हो गया, लेकिन नहीं, अगर 2 डेज एग्जाम हो गया, मेंस पीटी हो गया, तो आपको अब स्टेटमेंट बेस्ड यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड पर काम करना होगा और इसी तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करना होगा, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपको पहले बता चुके हैं, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। उदारवादियों की जो मांग थी वो हम पहले बता दिए, भारत सचिवों की परिषद की समाप्त कर दिया जाए, बदले में भारतीय सचिव के ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, विधानमंडलों को निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, आपको बता दिए हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में भी विधान परिषद की स्थापना हो, वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, सिविल सेवा में का भारतीयकरण किया जाए, प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल हो, अस्थायी बंदोबस्त आगे बढ़ाया जाए, तटकर, हाँ एक ये चीज छूट गया था, तटकर के माध्यम से भारतीय उद्योगों को सुरक्षा दी जाए। तो भारतीय उद्योगों को क्या होता था कि तट कर, किनारा, समुद्री तटों पर व्यापार करने के लिए उसको टैक्स देना पड़ता था, तो वो टैक्स लगाया जाए और भारतीय व्यापार को क्या किया जाए, सुरक्षा दिया जाए। मतलब आने जो भी उधर से आ रहा है उस पर तट कर लगे और भारत में विदेश से आने वाले सामान क्या हो जाए, महंगा हो जाए। तो इस तरह से भारतीय रोजगार को क्या मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं, प्रतिनिधित्व मतलब विधानसभा में सीटों की संख्या को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, और अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो कर नहीं देंगे। इस तरह की विचारधारा। सैन्य व्यय में कमी, और यह व्यय में कमी कितना था, तो 50% की कमी थी, ठीक है। चलिए अब आता है नवराष्ट्रवादी चरण। नवराष्ट्रवादी चरण को हम लोग देखते हैं। नवराष्ट्रवादी चरण को क्या कहते हैं, नव राष्ट्रवादी चरण। अब नवराष्ट्रवादी चरण भी कुछ इसी तरह से चीजें होंगी जो पहले से हुआ था। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई विचारधारा चल रहा है, कोई विचारधारा है जो यहाँ पे कार्य कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जब कोई नई चीज आएगी, नई व्यवस्था लागू होगी, तो वो पहले वाले व्यवस्था से क्या होगा, या तो खुश नहीं होगा, या दुखी होगा, या असंतोष उसके मन में भरा होगा, तभी तो वो नया व्यवस्था लेके आएगा। और नया व्यवस्था लेके आएगा तो नया विचार भी लेकर के आएगा। तो नवराष्ट्रवादी चरण का कारण क्या था, ये शुरुआत, इसकी शुरुआत ही क्यों हुई, तो इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि इनका जो पहले के लोग थे, पहले के लोग जो व्यवस्था रखते थे, जैसे पहले क्या था, संवैधानिक विश्वास, मतलब जो ट्रिपल पी का मॉडल था उदारवादियों का, उससे इनका क्या हो गया, मोह भंग हो गया। वो उसमें वो असंतोष
पनप गया, किनके, इनके मन में, किनके, नवराष्ट्रवादियों के। और नवराष्ट्रवादी अभी हम लोग कहाँ तक देखे थे, उदारवादी 1885 से 1905, तो ये कहानी कहाँ से देखेंगे, 1905 से लेकर के 1919 तक की कहानी है। अब 1905 से 1919 के दरमियान जो है नए लोगों का एक साम्राज्य बना, या फिर नए लोगों का ग्रुप जो है आया, और उसे ही हम लोग क्या नवराष्ट्रवादी चरण के नाम से या फिर उसको गरम दल के नाम से जानते हैं। और इसके जो नेता हैं वो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, जो पहले भी हम पहले क्लास में याद कराए थे, क्या था, लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो ये मुख्य रूप से एक अरविंद घोष भी है, अरविंद घोष, ये चार मुख्य रूप से इस चरण के नेता माने जाते हैं। अब देखिए इनका क्या हो गया, मोह भंग हो गया, असंतोष हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपना एक नई विचारधारा लेकर के आए, और वह विचारधारा क्या कहलाया, नवराष्ट्रवादी का विचारधारा कहलाता है। ठीक है, नवराष्ट्रवादी का विचारधारा कहलाता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इनमें तो असंतोष फैल गया, और असंतोष फैलने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि थोड़ा उग्र क्या किया, मतलब विरोध की स्थिति। तो वो क्या था, एक तरह से संवैधानिक समर्थन दे रहे थे। तो ये क्या कर रहे थे, संविधान को एक तरह से संविधान का विरोध कर रहे थे। और यहीं पे एक कॉन्सेप्ट पनपता है, वह कॉन्सेप्ट दिया जाता है किसके द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा, और वो क्या था, निष्क्रिय विरोध। निष्क्रिय विरोध का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, निष्क्रिय विरोध। अब निष्क्रिय विरोध क्या होता है, तो सबसे पहला सवाल ये कि निष्क्रिय विरोध की अवधारणा से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है। तो निष्क्रिय विरोध के अवधारणा से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है, अरविंद घोष। इसमें क्या किया गया कि किसी भी तरह से मतलब कोई बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं किया गया और बहुत ज्यादा चीज माना भी नहीं गया। तो यहीं से शुरुआत होता है निष्क्रिय विरोध में। सबसे पहला चीज क्या हुआ, स्वदेशी को अपनाया गया। क्या हुआ, स्वदेशी को अपनाया गया। स्वदेशी को अपनाने का मतलब क्या हुआ कि भारत में बनी हुई चीजों को एक्सेप्ट करना और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हर चीजों का विरोध करना। तो एक तरह से कर रहे हैं विरोध, लेकिन निष्क्रिय विरोध है। जैसे हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप रिवीजन करके आइए, और आप आके रिवीजन करके नहीं आते हैं, हमारा बात भी नहीं मान रहे हैं और आप हमारा सामने से विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो वैसा ही है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए चीजों का विरोध हम लोग कर रहे थे, स्वदेशी अपना रहे थे, उसका विरोध खुद ब खुद हो जा रहा था। उसी तरह से फिर क्या हुआ कि सिर्फ यही नहीं, स्वदेशी के साथ साथ जितना भी शिक्षण संस्थान था, उन सारे शिक्षा संस्थानों में भी उसका क्या किया गया, विरोध किया गया। विरोध क्या मतलब, भारतीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई और विदेशी शिक्षण संस्थानों से अपने आप को बाहर किया गया। तो इसी को निष्क्रिय विरोध किया गया। यहीं से और इसी दरमियान आप देखेंगे कि हम लोग दयानंद सरस्वती को पढ़े हैं, स्वामी विवेकानंद को पढ़े हैं। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जब चल रहा था, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के वजह से भी एक राष्ट्रवाद जन्म लिया था। तो इनकी नीतियों के विरुद्ध, इन्हीं के नीतियों के विरुद्ध वेदों की ओर लौटो का नारा इसी क्रम में दिया गया था। तो अंग्रेजों के नीतियों के विरुद्ध भी एक राष्ट्रवाद पनपा। विरुद्ध भी क्या हुआ, एक राष्ट्रवाद जन्म लिया, राष्ट्रवाद जन्म लिया। और ये जो राष्ट्रवाद है, ये उग्र राष्ट्रवाद जन्म लिया था। ठीक है, तो ये सारी निष्क्रिय विरोध के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं, स्वदेशी, शिक्षा और ये सारी चीजें। और इस निष्क्रिय विरोध के प्रतिपादक कौन है, तो अरविंद घोष जाने जाते हैं। और इनके द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा ही एक पुस्तक लिखा जा गया, और उस पुस्तक का नाम क्या है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, अरविंद घोष के द्वारा ही एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है बुक का नाम क्या था, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। और ये पुस्तक आपको
इस पुस्तक के बारे में ऑलरेडी कहाँ पे पूछा गया है, तो इस पुस्तक के बारे में बीपीएससी पूछ चुका है, तो हो सकता है कि आपसे आगे भी पूछने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका नवराष्ट्रवादी का चरण हो गया। इसके बाद और कुछ भी आपको पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बहिष्कार और स्वदेशी शिक्षा, इन सब चीजों के बारे में आप समझ गए। अब आते हैं हम थोड़ा सा रीडिंग दे लेते हैं इन चीजों के बारे में। नवराष्ट्रवादी की कार्य पद्धति क्या थी, तो स्वदेशी क्या अपनाना, स्वदेशी अपनाना, राष्ट्रीय शिक्षा, ग्रामीण उत्थान का बात करना। ये लोग अपने मतलब विदेशी शिक्षाओं से दूर जा रहे थे। स्वदेशी का अर्थ क्या होता है, तो अपने स्वदेशी का अर्थ क्या होता है, जो भारत में बनाया गया उन चीजों, अपने चीजों पर आत्मनिर्भर होना। नवराष्ट्रवादियों की नजर में ग्रामीण उत्थान, ग्रामीण उत्थान, स्वावलंबन, देसी भाषा का प्रयोग, गांव में मेले जैसा पारंपरिक लोकप्रिय रिवाज, संस्थाओं मतलब अपने संस्थाओं को आगे बढ़ाना। इसी क्रम में क्या हुआ कि तिलक द्वारा क्या शुरू किया गया, गणपति महोत्सव शुरू किया गया। कहाँ, महाराष्ट्र के क्षेत्र में अपनी मतलब स्वदेशी और बहिष्कार को आगे बढ़ाने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति महोत्सव का स्थापना, गणपति महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। शिवाजी उत्सव मनाया गया महाराष्ट्र के क्षेत्र में। हिंदू पुनरुत्थानवादी रुझान को शिक्षित और जन सामान्य तक पहुंचाने का साधन बना ये चीज। नवराष्ट्रवादी राजनीति में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार बना, एक क्या बना, बंगाल और महाराष्ट्र, और दूसरा बंबई बना। ठीक है, तो बंगाल के क्षेत्र में देखिए कि बंगाल के क्षेत्र में लोगों ने कैसे काम किया, तो बंगाल के क्षेत्र में कौन कौन लोग थे, तो ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है वो फोटो किनका है, ये फोटो है अरविंद घोष का। ये भाई साहब है अरविंद घोष, भाई साहब नहीं दादाजी, इनका नाम क्या है, अरविंद घोष। इन्होंने ही न्यू एक पुस्तक लिखा था, अभी हम लिखे थे, उनका नाम, पुस्तक का नाम क्या था, न्यू लैंप, न्यू लैंप फॉर ओल्ड। ये याद रखिएगा, ये इस बुक के बारे में क्या है कि बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। ठीक है, अब इसी काल में क्या हुआ कि इसी काल में बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया एवं अरविंद घोष ने वंदे मातरम जैसे पत्रिका। अब न्यू इंडिया जो पत्रिका है, ये न्यू इंडिया पत्रिका कौन, बिपिन चंद्र पाल, कहाँ के क्षेत्र में, तो ये बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने शुरू किया। और यही न्यू इंडिया 1916 के बाद आप देखेंगे एनी बेसेंट के द्वारा, किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा सेम पत्रिका आपको एनी बेसेंट के द्वारा यह पत्रिका निकाला जाता है। नाम सेम होता है, जब भी बंगाल की चर्चा है तो आप बिपिन चंद्र पाल मारेंगे और डायरेक्ट आपसे पूछा जाए, कई बार हमको सिर्फ ऑप्शन से आंसर टिक करना होता है। मैगजीन के बारे में पूछ लिया न्यू इंडिया और देख रहे हैं कि उसमें बिपिन चंद्र पाल है, एनी बेसेंट है ही नहीं, तो मतलब क्वेश्चन पूछने वाला हमसे बिपिन चंद्र पाल पूछ रहा है। बिपिन चंद्र पाल नहीं है, एनी बेसेंट है, मतलब एनी बेसेंट पूछ रहा है। अगर दोनों ही नाम है तो देखेंगे बंगाल का चर्चा है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से, और वंदे मातरम, तो इन पत्रिकाओं के माध्यम से नव राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया गया। 1907 में क्या हुआ, कुछ निबंधों के माध्यम से अरविंद घोष ने क्या किया, तो बात स्पष्ट की और ब्रिटिश वस्तु, शिक्षा पद्धति, न्याय, प्रशासन के बहिष्कार जैसे चीजों को आगे बढ़ाया। ठीक है, भक्त सामाजिक बहिष्कार की बात की, और इसी के अरविंद घोष के सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, निष्क्रिय विरोध, निष्क्रिय विरोध के नाम से जानते हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्या थे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उन्होंने ही क्या किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले किसकी शुरुआत की, तो शिवाजी महोत्सव मनाना उन्होंने शुरू किया। शिवाजी के आदर्शों को सामने रखकर राष्ट्रवाद, यहाँ पे राष्ट्रवाद होगा, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम किया, विकास किया। ठीक है, उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए साप्ताहिक पत्र मराठी, जो मराठी किस भाषा में था, पत्रों का मराठी, मराठा, अंग्रेज, अरे यार मराठा किस में था,
अंग्रेजी में, ये पत्र उनका अंग्रेजी में था, और जो केसरी था वो किस में था, तो ये मराठा में था। मराठा भाषा में इन्होंने पत्र निकाला और राष्ट्र प्रेम लोगों के अंदर जगाया। उसी तरह से इसी पत्रिका के माध्यम से इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो लोग जो थे वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी, और उसके बाद लोग जागरूक हुआ। 1897-98 में प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी गई थी। ये सब भी हम लोग अलग अलग एक एक सेगमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्होंने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था, बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरटराएंगे कर चुप हो जाएंगे तो हम कभी भी अपने सब प्रयास में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किनका था, इन्हीं लोगों का था। अब इसी के साथ हमारा ये आज का लास्ट स्लाइड है। पंजाब के क्षेत्र में काम करने वाले नेता कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। 1901 में इन्होंने एक कायस्थ समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया था। 2 निबंध लिखे थे, शिक्षा और औद्योगिक पर लिखा गया था, स्वावलंबन पर बल दिया गया था, हिंदू पहचान पर भी उन्होंने बल दिया, मुसलमानों के साथ एकता की बात लाला लाजपत राय ने की थी। पंजाब में हिंदुत्व पर अधिक बल देना निश्चय ही यहाँ के नव राष्ट्रवादी विचारधारा की महत्वपूर्ण सीमा थी। ये सारी बातें ये लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और ये किस दल के नेता थे, तो गरम दल के नेता थे। इस तरह से स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक का ही क्या था, कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उसके बाद नव राष्ट्रवादी के कुछ प्रतिवेदन हैं, जैसे ये क्या करते थे, राजनीतिक की जगह प्रतिरोध को इन्होंने आरंभ कराया। क्या कराया, प्रतिवेदन, प्रतिरोध, ये विरोध की जगह क्या शुरू कर दिए, प्रतिरोध शुरू कर दिए थे, ठीक है। नव राष्ट्रवाद उद्भव के साथ कांग्रेस के स्वदेशी, यहाँ पे देखिए यही चीज हम उस समय बात कर रहे थे कि इन लोगों ने ही क्या किया था, स्वदेशी को अपनाया था, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था, और आगामी 40 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी उपस्थिति देखी जाती है, ठीक है। सामाजिक सुधार वगैरह ये सब इसमें शामिल है। एक बार रीडिंग दे दीजिएगा, लगभग संपूर्ण चीजों का चर्चा हो गया था। अब इसके बाद यहाँ से जो आगे का कहानी है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में इसको देखते हैं और क्लास को करते हैं खत्म, बस एक लाइन में। इस दौरान जो प्रमुख घटना घटी, तो सबसे पहला घटना जो घटा वो कौन सा घटना था, वो घटना था 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला घटना है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद 1907 में क्या हुआ था, सूरत विभाजन, कांग्रेस के अधिवेशन का विभाजन सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार, जिसमें इस बंगाल विभाजन को क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। और 1916 में होम रूल लीग जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया। तो अगला जो हमारा क्लास होगा, ये पांचों घटना 2, 2, 4, 1, 5 पांचों घटना बड़ा आंदोलन है, और इस आंदोलन को हम लोग देखने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड था, और अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। कोई भी दुख तकलीफ दर्द समस्या हो तो आप इस क्लास में, अगले क्लास में और सर के क्लास में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका 2 सेशन में एग्जाम होने वाला है, संभावना है, तो तैयारी बहुत मजबूती से करना है और कमर कस के रखना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि हाँ क्या कोई दिक्कत है। बाय बाय। 905 ठीक है, चलिए, थैंक यू।